हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट से संबंधित पर्यावरण का ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। आप परीक्षा रेस के नाम से टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। इन्होंने इसमें दिया था नेचुरल सिलेक्शन का। नेचुरल सिलेक्शन यानी प्रकृति का चयन। इन्होंने बताया था प्रकृति केवल उन्हीं लोगों का चयन करती है जो सबसे शक्तिशाली होते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए समझिए कि आपके गांव में कोई एक डॉग है जिसने कम से कम 10 बच्चे दिए हैं। उसमें से सभी बच्चे नहीं जीवित होते हैं। उस 4-5 बच्चे ऐसे होंगे शक्तिशाली, जो सबसे 4-5 शक्तिशाली बच्चे होंगे केवल वही सही से पोषण प्राप्त करते हैं, वही आगे जी पाते हैं। बाकी 6 जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो इसमें मतलब कि नेचुरल सिलेक्शन में वही होता है, जो शक्तिशाली हैं वही जिएंगे। ऐसे ही होता है टाइगर्स में या फिर जो शेर होते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है। कई सारे बच्चे होते हैं लेकिन जीवित वही रहते हैं जो शक्तिशाली होते हैं। ऐसे ही आप अपने पे लागू कर सकते हैं। जैसे कोई वैकेंसी आ रही है, उसमें 1000 पोस्ट है, लेकिन आवेदन करने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन लाखों लोग में से केवल 1000 लोग का सिलेक्शन होगा। जो ताकतवर 1000 लोग होंगे, पढ़ने में जो ताकतवर होंगे, केवल उन्हीं का सिलेक्शन होगा। बाकी 9,99,000 लोग वैसे ही रह जाएंगे। तो ये था नेचुरल सिलेक्शन उनका। अगला प्रश्न, टेडपोल किसके जीवन का प्रारंभिक अवस्था होती है? टेडपोल जो होता है ये मेढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है। मेढक जो अंडे देते हैं, अंडे से बनता है टेडपोल। मेढक जो है पानी में अंडे देते हैं, पानी के ऊपर इनके अंडे तैरते रहते हैं। इनसे बनता है टेडपोल। टेडपोल में जब तो 2 पैर निकल जाते हैं उसे कहते हैं 2 लेग टेडपोल। उसके बाद 4 पैर निकलते हैं, बोलते हैं 4 लेग टेडपोल। उसके बाद इनकी छोटी सी पूँछ आ जाती है। उसके बाद पूरा मेढक का आकार ले लेता है। तो इनका ये लाइफ साइकिल है मेढक का। इसी में इसके जो पहला स्टेज होता है एक के बाद का, वो होता है टेडपोल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह है? यानी इनमें से कौन सा है जो अन्य से अलग चीज़ प्रदर्शित करता हो? नीम, आम, इमली, नारियल। इसका उत्तर होगा नीम। नीम इसलिए होगा क्योंकि नीम एक औषधीय पौधा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह है? इसमें से भी एक ऐसा होगा जो अन्य से अलग होगा। स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स, ये तीनों जो हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। जबकि रेबीज जो होता है ये कुत्ते के काटने से रेब्डो वायरस की वजह से होता है। आइए देखते हैं प्रमुख विटामिन और उनके नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग। जैसे विटामिन ए है, इसका नाम है रेटिनॉल, इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। विटामिन B1 है, थायमिन इसे कहते हैं, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 है नियासिन। B5 है पैंथोथेटिक अम्ल। विटामिन B6 है पेरिडॉक्सिन। B7 है बायोटिन। B9 है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। B12 है मिथाइलकोबाल्मिन, इसे कहते हैं साइनोकोबाल्मिन भी कहते हैं। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, इसको पूछते हैं। विटामिन C है स्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से। विटामिन D है कैल्सीफेरॉल, इसे सूखा रोग होता है, हड्डी का सूखा रोग। विटामिन E है टोकोफेरॉल, इससे प्रजनन शक्ति हीनता होती है, बाजपन जिसे कहते हैं। विटामिन K है मेनाक्विनान, इससे जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। बाकी वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं A, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, और इसके साथ होता है विटामिन B12, ये भी वसा में घुलनशील होता है। और जल में घुलनशील विटामिन होते हैं B और C। अगला प्रश्न, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन ऐसे स्थान पे पाए जाते हैं जहाँ पे साल्टी वाटर हो, मतलब कि थोड़ा लवड़ी पानी हो और वहाँ पर जो है दलदली भूमि हो, इसमें उगते हैं मैंग्रोव वन। इसे बोलते साल्टी वाटर और दलदली भूमि जहाँ पे होता है वहाँ पे मैंग्रोव वन उगते हैं। अगला प्रश्न, 1 गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर क्या होगा? जैसे पानी है उसमें एक चम्मच या फिर आधा चम्मच नमक डाल दें आप, या तो फिर आधा चम्मच शक्कर डाल दें, तो पानी का लेवल नहीं बढ़ता है। पानी का लेवल उतना का उतना ही रहता है, केवल जो इसकी सांद्रता होती है, इसकी डेंसिटी होती है, वो बढ़ जाती है। जैसे पानी होता है, पानी के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इसी स्पेस में जो नमक होता है वो घुलकर, या फिर जो साल्ट चीनी होता है घुलकर उसी में समा जाता है, उस पानी की सांद्रता को बढ़ा देता है, यानी पानी की डेंसिटी को बढ़ा देता है, लेकिन उसका जो लेवल होता है वो नहीं बढ़ता है। तो इसका उत्तर होगा एक समान रहेगा। चुटकी भर नमक डालने से पानी का स्तर जो है एक समान रहेगा। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? अक्षय ऊर्जा किसे कहते हैं? अक्षय ऊर्जा वह होती है जिसका उपयोग करने पर वो समाप्त ना हो। तो क्या सूर्य की ऊर्जा उपयोग करने पर समाप्त होती है? नहीं होती है। जल भी नहीं समाप्त होता है, वायु भी नहीं समाप्त होता है। लेकिन जो पेट्रोलियम होते हैं, जो ज़मीन में दबे हुए अवशिष्ट से जो बनते हैं, ये लिमिटेड हैं, इनका उपयोग होता रहेगा। ये धीरे धीरे इनकी मात्रा घटती जाएगी, एक समय ऐसा आएगा जब ये समाप्त हो जाएंगे। इसलिए वैज्ञानिक जो है हमारे विकल्पीय ऊर्जा के ऊपर कार्य करते रहते हैं। तो इसका उत्तर होगा पेट्रोलियम। ये अक्षय ऊर्जा का संसाधन नहीं है, ये क्षय ऊर्जा है। अगला प्रश्न, आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? जैसे हमारा हृदय है वो 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो गुणे 60 कर देंगे, और 1 दिन में होता है 24 घंटे। तब 72 गुणे 60 गुणे 24 करेंगे तो आएगा लगभग 1,03,680 बार धड़कता है हृदय। तो लगभग अगर पूछा है तो लगभग 1 लाख बार जो है हमारा हृदय दिन भर में धड़कता है। अगला प्रश्न, हरी खाद से तात्पर्य है? हरी खाद, अगर आप गांव से हैं, आप खेत को जानते हैं तो जानते होंगे, जैसे ढैंचा हुआ, सनई हुआ, उड़द हुआ, मूंग हुआ, ये सब बोया जाता है खेतों में। उसके जब इनकी साइज लगभग 1 से 2 फीट के बीच में हो जाती है तो इसको पानी भरकर इसमें जुताई कर दी जाती है, जिससे ये कट कर खेतों में सड़ जाते हैं, सड़कर जो है खाद बन जाते हैं। इसे कहते हैं हरी खाद। तो इसमें जो प्रमुख है लेगुमिनस पौधे, इन्हीं पौधे को उगाकर इनका खाद बनाया जाता है। अगला प्रश्न, क्लोन क्या है? कोई भी एक चीज़ है, ठीक वैसे ही दूसरी चीज़ बना देना क्लोन होता है। जैसे एकल पौधे से प्राप्त पौधे, ये भी हो सकता है। कायिक रूप से उत्पादित पौधे, ये भी हो सकता है। आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान ये हो सकता है। जैसे इसको समझिए, कोई पौधा है, अगर उसकी टहनी काट कर लगा दी जाती है तो ठीक उसी प्रकार एक दूसरा पौधा हो जाता है। या फिर कोई पौधा है, उसका एक डाली काट कर दूसरे पौधे में अगर इंसेक्ट कर दिया जाता है तो दूसरा पौधा ठीक वैसे ही हो जाता है। तो एकल पौधे से प्राप्त हो गया, कायिक भी हो गया क्योंकि उसकी टहनी से हुआ है, कोई निषेचन नहीं हुआ है। आनुवांशिक रूप से भी समान होता है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, बंद कमरे में अगर कोई कोयले की अंगीठी का प्रयोग 3-4 घंटे के लिए करता है तो उसका खतरनाक प्रभाव क्या होगा? जैसे अगर बंद कमरे में कोई अंगीठी जला देता है उसमें कोयला डालकर, तो इससे निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने की वजह से जब आदमी सांस लेता है तो उसके हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाता है। तो हीमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड से बंध बहुत मजबूत होता है ऑक्सीजन की तुलना में, इसलिए व्यक्ति के अंदर जो है रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इससे उसका दम घुटकर मृत्यु होने की संभावना रहती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर का उदाहरण लेता है तो यह क्या पढ़ाना चाहता है? देखिए, चाहे आलू हो, चाहे चावल हो, ब्रेड हो या फिर शक्कर हो, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होती है। अगर अध्यापक इसका उदाहरण ले रहा है, इसका मतलब है कि वह कार्बोहाइड्रेट को पढ़ाना चाह रहा है। अगला प्रश्न, कुनैन नामक दवा किस पौधे से प्राप्त की जाती है? कुनैन नामक दवा जो है मलेरिया के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी दवा जो है सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है। सिनकोना का ये पौधा होता है, इसकी जो छाल होती है पेड़ की, उसे उखाड़कर उसी से जो है दवा बनाया जाता है, जो मलेरिया के उपचार में सहायक होता है। अगला प्रश्न, अवलोकन, प्रयोग व विज्ञान की 3 प्रमुख विधियां हैं। यानी अवलोकन हो गया, प्रयोग हो गया, और इनमें से एक कौन सी वो विधि है जो विज्ञान की प्रमुख विधि है? निगमन विधि, या फिर मापन विधि, या फिर अनुमान विधि, परिकल्पना विधि। तो मापन, अनुमान और परिकल्पना ये विज्ञान की विधियां तो नहीं है। जबकि जो निगमन विधि है, इसमें क्या होता है कि नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है। कोई नियम होता है, उसी से उदाहरण की तरफ जाते हैं। तो विज्ञान की यह प्रमुख विधि होती है। विज्ञान में कोई, जैसे वैज्ञानिक कोई खोज करते हैं तो उसका एक नियम बना देते हैं। बाद में जब उसका अध्ययन करते हैं लोग, तो उसी नियम पर कार्य करते हुए आगे चलते हैं। तो यानी वो नियम से उदाहरण की ओर जाती है। तो अवलोकन, प्रयोग व निगमन विज्ञान की 3 प्रमुख विधियां हैं। अगला प्रश्न, कलमकारी प्रसिद्ध है। कलमकारी एक हस्तकला है जो कहाँ की प्रसिद्ध है? आप ये देख सकते हैं, ये कलमकारी ही है, एक प्रकार का डिजाइन होता है
देखिए इसमें पक्षी बनाए जाते हैं, फूल बनाए जाते हैं, तमाम प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। तो ये मुख्यतः जो प्रसिद्ध है ये आंध्र प्रदेश की है। अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं रहेगा तो हो जाएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह है जो एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है, जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है? इसमें से कोई ग्रह है जिसके चारों तरफ एक वलय यानी एक रिंग की तरफ बनी हुई है, जो उसी से घिरा हुआ है, जो उसका चक्कर लगाते रहते हैं और अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो यह ग्रह है शनि। वलय में क्या होता है, शनि की एक विशिष्ट वलय प्रणाली है जो 9 सतत मुख्य छल्लों यानी कि 9 मुख्य छल्लों और 3 असतत छल्लों से बनी होती है। इसमें जो है चट्टानी मलबे, धूल की छोटी छोटी राशि के साथ बर्फ के कण भी होते हैं। इसमें जो है लगभग 62 चंद्रमा यानी कि इसके लगभग 62 उपग्रह होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं शनि का। और इसमें जो है इसका लगभग 53 यानी 53 लगभग इनके ऐसे हैं जिनका नाम याद किया जा चुका है। अगला प्रश्न, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है? यानी इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जो प्रजनन को दर्शाती है? प्रकाश संश्लेषण, इसके द्वारा पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। वाष्पीकरण, ये वाष्पोत्सर्जन होता है। संघनन जो है ये बादल का संघनन यानी जो बूंदें होती हैं जल की वो ऊपर जाकर आसमान में संघनित हो जाती हैं और बादल का निर्माण कर लेती हैं। परागण, परागण जो है प्रजनन का हिस्सा होता है। आइए इसको देखते हैं। इसमें मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों होते हैं। जैसे ये पार्ट है ओवेरी, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और ये है एंडर जो मेल सेक्स ऑर्गन है। जब ये मैच्योर हो जाता है, ये पोलन ग्रेन टूट जाता है, तो इसमें से पोलन निकल जाते हैं जो वायु, जल या फिर कीड़े मकोड़ों द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाते हैं और वो फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं उसकी स्टिग्मा में चले जाते हैं और पोलन ट्यूब द्वारा होकर ओवेरी में जाके फर्टिलाइजर करते हैं। वहाँ से जो है एक नए पौधे का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो फ़ारेनहाइट पर जो पानी का क्वथनांक होता है वो होता है 212 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, लोहे की छड़ को एक सिरे पर गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं? जैसे कोई लोहे की छड़ है, इसको एक तरफ गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे पूरा छड़ जो है गर्म हो जाती है, यानी दूसरे सिरे तक गर्मी चली जाती है। तो इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं? ऐसा तभी होता है जब कोई पदार्थ ऊष्मा का सुचालक हो, यानी टेम्परेचर का सुचालक हो कि एक तरफ गर्म किया जाए और दूसरी तरफ चला जाए। तो इसका उत्तर होगा ऊष्मा का अच्छा सुचालक। लोहे की छड़ ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, तभी एक तरफ गर्म करने पर दूसरी तरफ जो है एनर्जी जा रही है और दूसरा सिरा भी गर्म हो जा रहा है। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? ये पहले हमने डिस्कस कर लिया है, वो है विटामिन के। विटामिन के की कमी की वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न, विलयन यानी सॉल्यूशन पार्ट की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलेय के रूप में शिक्षक कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? जैसे कोई विलयन होता है उसमें 2 हिस्से उसके होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। विलेय जो होता है वो जिसे विलयन में घोला जाता है, यानी जिसे घोला जाता है, और जो विलायक होता है जिसमें घोला जाता है, यानी जो लिक्विड होता है उसे कहते हैं विलायक, और जो सॉलिड होता है उसे कहते हैं विलेय, यानी जो दूसरे में जाकर विलेय हो जाए यानी घुल जाए। प्रायोगिक व्याख्या करने हेतु विलेय के रूप में अगर शिक्षक कौन सा पदार्थ लेगा तो होना चाहिए सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जल्दी से जो है घुल जाता है और इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है तो Na और Cl दोनों जल्दी से जल्दी अलग हो जाते हैं, यानी चार्ज जल्दी से चार्ज हो जाते हैं, Na+ और Cl- के रूप में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य के हृदय में कक्ष होते हैं, यानी कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष यानी कितने कपाट होते हैं? तो इसका उत्तर होता है 4। जैसे लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो 1, 2, 3, 4 ये 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न, दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है? पाश्चुरीकरण का मतलब होता है कि दूध को उस अवस्था तक लेके जाना जिस पे जाकर वो स्थिर हो जाए और वो फटने ना पाए, उसे कहते हैं पाश्चुरीकरण। जब दूध को 71 डिग्री टेम्परेचर पर 15 सेकंड के लिए या फिर 62 डिग्री टेम्परेचर पर 32 मिनट के लिए गर्म किया जाता है तो दूध का पाश्चुरीकरण हो जाता है, दूध फटता नहीं है। तो इसका उत्तर होगा चौथा, 71 डिग्री सेल्सियस पर 5 सेकंड या फिर 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक दूध को गर्म करना होता है। अगला प्रश्न,
वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती हैं आमतौर पर देखी जा सकती हैं। यानी वे वस्तुएं जो मानव नेत्र द्वारा सीधे नहीं देखी जा सकती हैं लेकिन आमतौर पर देखी जा सकती हैं, इसमें से किस किरणों द्वारा? तो इसका उत्तर होगा अल्ट्रावायलेट प्रकाश द्वारा। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, प्रकाश होता है, उसके द्वारा जो किरणें जो वस्तुएं मानव द्वारा आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं वो इसकी सहायता से देखी जा सकती हैं। अगला प्रश्न, वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या है? 2006 में वन अधिकार अधिनियम आया था। इसके साथ कहा गया था कि जो वनों में रहने वाले आदिवासी हैं या फिर जनजातियां हैं उन्हें उनका निश्चित स्थान दिया जाए, उन्हें वहाँ रहने का अधिकार दिया जाए। इसके लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 आया था। तो पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों की मान्यता देना है, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? यानी कि पर्यावरण में कोई अच्छा गृह कार्य है उसे किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो ईवीएस का मतलब ही होता है कि हम अपने पर्यावरण को जानें, और पर्यावरण को जानने के लिए हमें अपने आसपास के पर्यावरण में घूमते रहना चाहिए, जाकर अवलोकन करना चाहिए, कोई भी चीज़ उसे जाकर देखना चाहिए, जिससे हमें व्यवहारिक ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका उत्तर होगा विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। विस्तारित अधिगम, जब भी हम जाकर चीज़ों का अवलोकन करते हैं तो हमारा जो अधिगम यानी जो हमारा सीखना होगा उसका विस्तार होगा। अगर हम उसे पुस्तकीय रूप से पढ़ते हैं, पुस्तक से केवल पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम केवल उसके एक दो बिंदुओं को पढ़ेंगे, लेकिन अगर जब हम जाकर वहाँ पर अवलोकन करेंगे तो एक ही बिंदु से जुड़े हुए कई पहलुओं पर हमारी नज़र जाएगी और कई जानकारियाँ हमें एक साथ मिलती हैं, और वो जीवन से हमारे जुड़ा हुआ होता है, व्यवहारिक होता है, इसलिए वह ज्ञान हमारा स्थायी भी होता है। तो इसका उत्तर होगा तीसरा। अगला प्रश्न, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। यानी कि दृष्टिबाधित बालक होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, उनके पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया गया था। ब्रेल लिपि में वो हाथों से टच करके पढ़ते हैं, तो उसमें कितने बिंदुओं को लिया गया है? तो उसका उत्तर होगा 6 बिंदुओं पर ब्रेल लिपि आधारित है। ब्रेल लिपि कुछ इस प्रकार है। ब्रेल लिपि का निर्माण किया था लुइस ब्रेली ने। ये स्वयं जन्म से अंधे थे और एक पोएट भी थे। इसमें इन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया, जैसे आप देखिए ये ए है, ए के लिए इन्होंने 6 डॉट का प्रयोग किया, प्रत्येक लेटर के लिए इन्होंने 6 डॉट का प्रयोग किया। जैसे ए है, इसमें पहला डॉट बड़ा है, बाकी सभी डॉट छोटे हैं। बी है, इसके साइड के 2 डॉट बड़े हैं, बाकी सभी छोटे हैं। सी है, इसके ऊपर के 2 डॉट बड़े हैं, बाकी सभी छोटे हैं। तो प्रत्येक अल्फ़ाबेट के लिए इन्होंने अलग अलग तरीके से 6 बिंदुओं का उपयोग किया है। जो दृष्टिबाधित होते हैं जब इसे सीख लेते हैं वे छू कर इससे समझ लेते हैं कि कौन सा लेटर है ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पक्षियों में कौन सा काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? यानी वो कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे की तरफ घुमा सकता है? तो इसका उत्तर होगा उल्लू। जैसे उल्लू को आप देखेंगे, सामान्यतः ऐसे उल्लू बैठा है, लेकिन उसी डाली पर बैठे बैठे वो अपनी गर्दन को लगभग पीछे की तरफ घुमाकर वो देख सकता है। तो ये उल्लू है जो पीछे अपना गर्दन घुमा सकता है। अगला प्रश्न, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान यानी कोल्ड डिजर्ट, इसमें से कौन सा है स्थान है जहाँ पे कोल्ड डिजर्ट है? जैसलमेर, ये डिजर्ट तो है लेकिन कोल्ड डिजर्ट नहीं है, ये रेतीला मैदान है। मेघालय में डिजर्ट नहीं है। लद्दाख, इसका उत्तर सही उत्तर होगा लद्दाख। लद्दाख जम्मू कश्मीर में पड़ता है जहाँ पे कोल्ड डिजर्ट है, यानी ठंडा रेगिस्तान उसे कहा जाता है। वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, इसकी वजह से ना कोई वनस्पति हो पाती है, ना फिर वहाँ पे जीवन का वास होता है, इसलिए उसे रेगिस्तान कहा जाता है। क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ होती है इसलिए उसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है या फिर कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बिहू शास्त्रीय नृत्य है असम का। ओडिशा का ओडिसी होता है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम होता है। राजस्थान का एक प्रमुख नृत्य प्रसिद्ध है जिसे कहते हैं घूमर। तो कैसा लगा आज का सेशन? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। अगर आपको इनका PDF चाहिए तो ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा रेस को। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आती होगी, और अगर पसंद आए तो शेयर करिए। मिलते हैं ऐसे और वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।